अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, ऑपोजिशन अचानक 2023 के इंतखाबात पर अदम एतमाद क्यों कर रही है? इंतखाबात से 2 साल कबल ही ये नारा क्यों लगने लग गया है कि इलेक्शन को नहीं माना जाना जाएगा? आखिर ऑपोजिशन को असल खौफ है किस चीज़ का? प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे ऑपोजिशन ने आज भी ला इल्मी में नामंजूर होने वाले बिल्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये क्यों की है, असल कहानी क्या है? कल के प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि इलेक्शन एक्ट का कौन सा बिल मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन ऑपोजिशन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। इसकी असल कहानी क्या है, प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के साबिक जज राना शमीम के हलफनामे पर शोर क्यों मचा रही है। इससे बात करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। उसके साथ साथ इस बयान हल्फी की कोई कानूनी हैसियत क्या है, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। प्लस और नाज़रीन, बात करेंगे कि अगर चीफ जस्टिस राना शमीम का हलफनामा कोई माने रखता है तो नून लीग साबिक मरहूम जज अरशद मलिक के हलफनामे पर खामोश क्यों है, यह भी आपसे स्टोरी शेयर करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे शमीमुर रहमान मलिक साहब, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो पार्लियामेंट में जो कानून साजी हुई है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकती है? और इसके साथ साथ उनसे पूछेंगे वकला कम्युनिटी साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी के मामले को किस तरह से देख रही है, इस पर भी बात करेंगे। और पहले हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे कलभूषण से मुतालिक बिल पर शोर मचा हुआ है। ऑपोजिशन कह रही है कि हुकूमत ने एनआरओ दे दी है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि ये बिल आखिर मंजूर हुआ क्यों और इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है सहाफ़ी सिद्दीक जान और सहाफ़ी तज्जियाकार अदील वड़ाइच। अदील, प्रोग्राम का आगाज करूंगी आपसे। अचानक से जैसे ही ईवीएम और आई वोटिंग का बिल मंजूर हुआ है, उसके बाद से, बल्कि उससे पहले भी हम काफ़ी डिबेट देख रहे थे, अब तो बहुत ज़्यादा डिबेट हो गई है कि 2023 के जो आम इंतखाबात हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इस्तेमाल होंगी। लेकिन ऑपोजिशन को खौफ क्या है? अभी इलेक्शंस आए नहीं हैं, अभी हुए नहीं हैं, लेकिन स्टिल अदम एतमाद है। क्यों इस सिस्टम के ऊपर एतमाद नहीं है ऑपोजिशन को? खौफ किस चीज़ का? ये खौफ जो है, मेरा ख्याल है जो कल बिलावल साहब ने पार्लियामान में बात की है, आप वो अगर सुनवा दें, और जो आज एहसन इकबाल साहब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ यानी अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि 2023 के इंतखाबात पर अभी से सवालिया निशान उठाए हैं, जरा अगर वो प्रोड्यूसर सब चलवा दें तो उसके बाद हम आगे बात। ऑपोजिशन रहनुमाओं की गुज़िश्ता रोज के मुश्तरका इजलास में जो बिल मंजूर ही नहीं हुआ, उस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा ये जो 2023 वाले 2023 के इलेक्शन से मुतल्लिक बात की है बिलावल साहब ने भी। आने वाले इंतखाबात पर सवालिया निशान अभी से उठाएं, वो शॉट पहले चलवाएं। जो आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ऑपोजिशन के एतराजात के बावजूद पास कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का 34 पॉइंट्स का एतराजात के बावजूद कर रहे हैं, अगर आप इस कोशिश में कामयाब होते हैं तो मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं, हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स नहीं मानते हैं, हम आपको ऐसे इलेक्शन नहीं करने देंगे। मैं ये बात वाजे करना चाहता हूं कि इलेक्शन का कोई कानून जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स का इत्तफाक नहीं होगा, उसके तहत इलेक्शन मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन सिर्फ उन्हीं कवानीन के तहत हो सकता है जिस पर तमाम फरीकैन का इत्तफाक राय है। जी अदील, अच्छा, ये वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि अपोजिशन ने अभी से ही 2023 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने का फैसला कर लिया है। इस पे सवाल उठाने का फैसला क्या किया है, बल्कि उस पर सवाल उठा दिए हैं सवाल। उसकी रीजंस क्या हैं, ये खौफ की वजह क्या है? इस खौफ की 3 वो वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद अपोजिशन को लगता है कि 2023 में इमरान खान उनके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। 2023 में इमरान खान को फिर शिकस्त देना इन 3 वजूहात की वजह से अपोजिशन समझती है।
फिर वो मुश्किल होगा। पहला मामला क्या है? अपोजिशन ये समझती है कि इंटरनेट वोटिंग जिसमें 90 लाख के करीब ओवरसीज वोटर्स हैं, अपोजिशन इसको गर्दानती है इमरान खान साहब के वोटर। अपोजिशन इस पे दबे लफ्जों में बात करती है, इसको अपोज करती है, लेकिन साथ ही कह देती है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा असासा है। कल भी शहबाज शरीफ साहब ने भी यही किया, कल बिलावल साहब ने भी यही किया, लेकिन ऑन नहीं करते। वो इंटरनेट वोटिंग की खिलाफ बात करते हैं। अच्छा, वो इस पे कहते हैं कि जी हम तो तरीकाकार पर इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और कोई तरीकाकार ही नहीं है। इसका मतलब है कि फिर उनको वोट का राइट देना ही नहीं है। तो वो ये कहते हैं कि ये 90 लाख वोटर, अब ये 90 लाख वोटर जो हैं, ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर 5-5, 10-10 हजार ये वोटर आ गया, तो ये तो अगर अपोजिशन ये समझती है इमरान खान साहब के वोटर हैं, तो ये तो फिर जहां पर जीत का मार्जिन कम है, ये तो गेम पलटा देंगे सारी। लेकिन दिल कल के प्रोग्राम में आपने कहा था कि आई वोटिंग में थोड़ा सा इशू हो सकता है। नहीं, इंटरनेट वोटिंग में जाहिर है जो टेक्निकल मामलात हैं उसमें वक्त की किल्लत और ये सारी चीजें हैं, लेकिन अपोजिशन इसको इसलिए अपोज कर रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के 90 लाख वोट दर्दे सर बने हुए हैं। ठीक है। दूसरा मामला है 2023 के आम इंतखाबात में 5 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं जो कि 18 से 35 साल तक की उम्र के होंगे। तो ये जो यूथ है, इसके हवाले से भी अगरचे तमाम सियासी जमातों के साथ यूथ है, ये नहीं है कि वो कोई सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लेकिन ये एज्यूम कर लिया गया है कि जी ये जो यूथ है ये बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है शायद तहरीक इंसाफ के हवाले से। मैं ये समझता हूं कि हालांकि ऐसी बात नहीं है, PMLN को भी यूथ सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन एक इवन पीपल्स पार्टी को कर रही होती है खुद, यानी पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है खुद यंग लीडर हैं। लेकिन ये एक परसेप्शन है कि यूथ का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक लिंक जो है, रुझान, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। और फिर TLP का जो मामला है, आज साद रिजवी साहब रिहा भी हो गए और एजाज चौधरी साहब ने जो बात की कि TLP के साथ सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, अगर हकीकी मानों में वाकई अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर काम करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड रियलिटीज को समझ के, उन्हें रियलिटी समझ के वाकई ये सीट एडजस्टमेंट कर लेती है, तो आप ये मुमकिन है पंजाब के जो पंजाब में वोट बैंक है सिर्फ इसका एनालिसिस करें तो TLP, हम पहले भी कह चुके हैं, 2023 के इलेक्शन में जिसके साथ भी इसका इत्तेहाद होगा, ये गेम चेंजर इत्तेहाद होगा। तो अब अपोजिशन की अपना रिएक्शन ये बता रहा है कि परेशानी तो है। क्यों ऐसे लग रहा है? वो इमरान खान जो ये हुकूमत की मुद्दत पूरी करते उनको नजर नहीं आ रहे थे, अब उन्हें 2023 में भी नजर आ रहे हैं। क्यों वो ये कह रहे हैं हम 2023 का नहीं मानेंगे? क्या मशीनों से कोई इशू है? हम इस पे वैसे मशीनों और इंटरनेट जो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीनों और इंटरनेट वोटिंग पे अलग से भी बात करेंगे कि ये किस तरह के, ये जो कहा जाता है हैकिंग हो जाती है, लेकिन ये वो 3 फैक्टर्स मुझे समझ आते हैं जिसने अपोजिशन को एक और फैक्टर भी है अदील, और वो है महंगाई का। क्या 2023 के आम इंतखाबात तक हुकूमत महंगाई पर काबू पा लेगी? जी, महंगाई पर काबू पाएगी तो अवाम में जाएगी। अगर महंगाई पर काबू नहीं पाएगी, महंगाई का फैक्टर एक जो बहुत बड़ा एलिमेंट है, अगर उस पर कंप्लीटली चीजें टैकल कर सके, तो आप समझते हैं कि ये रुझान ऑपोजिशन की तरफ हो सकता है? देखें, इसमें 2-3 चीज़ों को अगर ये अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें, 2-3 चीज़ों पर फोकस कर लें। अब पेट्रोलियम मसनूआत अगर आलमी मार्केट में गिरना शुरू हो जाएंगे, उसका रिलीफ कैसे मिलेगा? मियां नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई थी पीपल्स पार्टी के हुकूमत के बाद, तो 2013 के बाद जब इनकी हुकूमत आई थी, तो पीपल्स पार्टी दौर में पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत हाई थी, उनकी बैड लक भी थी, वो महंगाई का सारा ताना भी मिला। उसके बाद जब जूं ही मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पेट्रोलियम प्राइसेस गिरना शुरू हुई, इसके बाद उन्होंने रिलीफ देना शुरू किया। तो ये लक की भी बात है और वो गिना हुकूमत के खाते में ही जाता है। तो मैं चाहता हूं कि सदीक जान साहब इस पे बात कर लें कि ये जो फैक्टर्स हैं, जो 3 फैक्टर्स अभी अदील ने बताए हैं, फर्स्ट आई वोटिंग, द सेकंड वन इज जो यूथ की तरफ रुझान एक तसव्वुर किया जाता है, परसेप्शन है, एंड थर्ड TLP के साथ अलायंस। आप समझते हैं कि ये 3 फैक्टर्स काउंट हो सकते हैं PTI के नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने में? देखें, पहले 2 फैक्टर्स पे बात कर रहे थे। जो पहले 2 फैक्टर हैं, यूथ का मैं समझता हूँ कि यूथ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की यूथ है उसकी जो अक्सरियत है वो, उसको होप्स भी इमरान खान के साथ हैं और वोट भी इमरान खान के लिए करते हैं। और आप ये देखें कि इससे पहले यूथ कभी भी पाकिस्तान की सियासत में इतनी इन्वॉल्व नहीं थी जितनी इमरान खान साहब ने आके यूथ को इन्वॉल्व किया पाकिस्तान की सियासत में। इससे पहले तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था
कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सियासत में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इमरान खान साहब ने यूथ को इन्वॉल्व किया सियासत के अंदर। उसके बाद यह है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो इतनी ज़्यादा मुतनफ़र है दो ख़ानदानों से जो इससे पहले इक़्तिदार में रहे हैं कि वो ये तो कर सकते हैं कि वो वोट डालने ना जाएं। अगर वो इमरान खान साहब से किसी हद तक मायूस है तो ये तो वो कर सकते हैं कि वोट डालने ना जाएं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है कि यूथ की अक्सरियत जो है वो वोट डालने के लिए जाए और इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट डाले। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा जो बात है ना महंगाई, देखें अगर तो महंगाई पे हुकूमत ने किसी हद तक काबू पा लिया तो बाकी इतनी चीज़ें हैं इस महंगाई के अंदर जो छुपी हुई हैं जो सारी की सारी साथ ऐड हो जाएंगी और एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि अपोजिशन के लिए वो बड़ा ख़तरनाक होगा। क्या 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 चीज़ें, मैं कई बार आपको प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि इस वक्त पंजाब में जब से ये मालियाती साल शुरू हुआ है जून जुलाई से, पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5-5, 6-6 अरब का तरक्याती पैकेज दिया गया है। पंजाब में सड़कें बन रही हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, कॉलेजेस को अपग्रेड किया गया है, 1 लाख अब नौकरियां देने जा रहे हैं, हेल्थ कार्ड दिया गया है, फिर एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम है, इतना कुछ है, ये पनाहगाहें बनाई गई हैं। फिर इमरान खान साहब का जो वो रियासत मदीना की बात करते हैं, फ्लाई रियासत की बात करते हैं, फिर इमरान खान साहब का जो इंटरनेशनली जो स्टांस है, जो अमेरिका के खिलाफ उनका मौक़िफ़ है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देंगी। सिर्फ एक चीज़ करनी है उनको और वो है महंगाई पर काबू पाना है। इसके अलावा एक उन्होंने महंगाई पर काबू पाना है, दूसरा उन्होंने जो है वो सिलेक्शन अच्छे लोगों की करनी है, टिकट उन लोगों को देना है जो कि ये देखना होगा कि वो उन हलकों के अंदर अगर जो मौजूदा हैं उनको हटाना भी है तो वो कम से कम मुकाबला कर सके, गलत टिकट ना दें जैसे 2013 में दिए गए। दूसरा जो फैक्टर है टीएलपी वाला, टीएलपी वाले पे क्योंकि हमने बात भी करनी थी कि आज साद रिजवी साहब जो हैं वो रिहा हो गए और मैं इसको बहुत खुशआइंद समझता हूँ कि हुकूमत ने जो उनके साथ मुआहदा किया उस मुआहदे पर अमल हुआ। इस दरमियान बहुत लोगों ने कोशिश की कि किसी तरह से इसमें कोई ऐसा वो किरदार अदा करें कि ये मुआहदा जो है वो मंतकी जहाँ तक ना पहुँच सके। समझते हैं कि आप एजाज चौधरी साहब फूलों को गुलदस्ता लेकर उनके पास जाएंगे? उन्होंने कहा था कि जब वो रिहा हो जाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगा। बड़ा अच्छा आपका सवाल है। इससे पहले मैं एक चीज़ मारिए ये कह दूं कि टीएलपी अब एक पॉलिटिकल हकीकत है, कोई माने या ना माने टीएलपी एक सियासी हकीकत है और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। ये बड़ा जो है वो समझदारी का फैसला है कि इनको मेन स्ट्रीम किया जाए और इनको सियासत में ही रखा जाए, वरना आप क्या करना चाहते थे? इन पे आप पाबंदी लगाते, किसी और नाम से आ जाते, लेकिन ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज में और मुतशद्दिद रवैयों के साथ आते। मेरा ख्याल है कि दोनों को अपनी अपनी गलतियों को देखना होगा, हुकूमत को भी देखना होगा, टीएलपी को भी देखना होगा, दोनों को अपनी अपनी गलतियों से सीखना होगा। और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो ये ठप्पा लग गया है कि वो तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, इस चीज़ को उनको इस दाग को धोना होगा। और साथ ही तहरीक लब्बैक को मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे अब उनकी बहुत बड़ी एक ताकत बन गई है। उनके कारकुनान भी बहुत सारे जो हैं वो गालम गलोच और क्योंकि मजहबी जमातों के लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, इस चीज़ को उनकी लीडरशिप को देखना होगा। अब आ जाए जनाब, आपने कहा कि एजाज चौधरी साहब ने कहा कि मैं गुलदस्ता लेकर जाऊँगा और मैं मिलूंगा। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ में से अगर किसी ने सबसे बेहतरीन उस मौके के ऊपर बयान दिया तो वो एजाज चौधरी साहब थे। उन्होंने डैमेज को कंट्रोल किया। एजाज चौधरी साहब क्योंकि एजाज चौधरी साहब का 40 साल सियासी तजर्बा है, वो दावत भी दी थी। हाँ, एजाज चौधरी साहब का 40 साल का तजर्बा है, वो स्टूडेंट यूनियंस में रहे, वो उसके बाद जमात इस्लामी में रहे, वो एक ग्राउंड से वो एक बिल्कुल निचले लेवल से उठ के आने वाले एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझते हैं। और उन्होंने जब मुझे पता नहीं है लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये कहा था और जो कि कहा था तो वो ज़रूर जाएंगे और उनको जाना चाहिए। देखें, जब एक पॉलिटिकल फोर्स है आप उसको मेन स्ट्रीम में लाएं। और एजाज चौधरी साहब का मसला ये है कि पार्टी के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा मुखालफत है, क्योंकि उनकी जो एक जो इस्लामिक एक सोच है, जो मजहबी तरफ उनके रुझानात हैं, उसकी वजह से उनकी मुखालफत है। लेकिन वो एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल उनकी जो अप्रोच है, जो सोच है, उसके मुताबिक उन्होंने ज़बरदस्त बात की। उनको बिल्कुल जाना चाहिए साद रिजवी साहब को मिलने के लिए। और एजाज चौधरी साहब जो हैं, एक और मैंने बात की थी जब ये बात हो रही थी कि जमशेद चीमा साहब को टिकट दिया गया और एजाज चौधरी साहब चाहते थे कि उनके बेटे लड़े, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि आप उस हल्के के जो सियासत को समझते हैं उनसे बात करें। वो कहते हैं कि ये खाम ख्याली थी कि जमशेद चीमा साहब को उतने वोट मिल जाएंगे जितने एजाज चौधरी ने लिए थे। नहीं मिल सकते थे, क्योंकि एजाज चौधरी साहब ने उस हल्के के अंदर मजहबी जो वोट बैंक था उसको बड़ी हद तक अपने साथ मिला लिया था और साथ ही बरादरियों का जो वोट था वो भी उनके साथ था। उतने वोट कभी भी जमशेद चीमा साहब को नहीं मिलने थे, वो एक गलत फैसला था। उनको आप खुशाइन समझते हैं कि अगर अब वो गुलदस्ता लेकर जाते हैं तो इट्स अ गुड स्टफ। अदील, आगे मूव करेंगे। ऑपोजिशन, कल भी हमने प्रोग्राम में ब्रेकिंग आपके साथ नाज़रीन शेयर की थी कि ऑपोजिशन जिस इलेक्शन एक्ट के बिल पर बात कर रही है जिसमें तरमीम है कुछ, वो बिल मंजूर हुआ ही नहीं है, वो हुकूमत ने पहले ही डिफर कर लिया था। लेकिन स्टिल आज हमने देखा कि ऑपोजिशन उस पर
प्रेस कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल करती नजर आई है। एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं, जरा ये सुने। ऐसी तरमीम हुकूमत ने बनाई है कि जिनको करने के लिए 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर चाहिए, चूँकि वो आईनी तरमीम का तकाजा करती हैं। हल्का बंदी को आबादी से वोटर रजिस्ट्रेशन पे तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक कि आइन को तब्दील ना किया जाए। इसी तरह जो वोटर्स लिस्ट है उसका रजिस्टर इलेक्शन कमीशन के पास आइन पाकिस्तान देता है, उसे नादरा मुंतकिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आइन में तरमीम मकसूद ना जाए। और वोटर लिस्ट को नादरा में लाने का मकसद ये है कि हुकूमत अपनी पसंद से जिसको चाहे वोटर लिस्ट में डाले, जिसको चाहे वोटर लिस्ट से निकाल दे, और जिसका चाहे वोट घर से 400 मील दूर भेज दे। अदील, जिस बिल की बात हो रही है वो तो बिल मंजूर ही नहीं हुआ है, तो ये क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है? क्या ऑपोजिशन को इल्म नहीं है कि ये बिल अभी मंजूर नहीं हुआ? इसका मतलब है कि अपोजिशन कल सिर्फ शोर शराबा करने आई थी। कल उनकी मौजूदगी में ये जो एजेंडा आइटम नंबर 2 था जो मुअख्खर हुआ, उसके बाद आगे ईवीएम और इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरनेट वोटिंग है उस पर आए। तो आज हैरानकुन बात है कि कल से हम इस बात पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो उसने कल पार्लियामान में इस पे बात की, लेकिन ये मामला उनके सामने मुअख्खर हुआ और अपोजिशन ने आज ये समझा हुआ है कि वो बिल मंजूर हो गए हैं। जो इंतखाबी इस्लाहात का एक पैकेज था जिसमें दर्जनों तरमीम थी, मैं तो हैरान हूं कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन जो हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिल मंजूर हो गए कि जी वोटर लिस्टें जो हैं वो नादरा का इख्तियार है, वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, नादरा का इख्तियार नहीं है। मैं तो हैरान हूं वो ये बात कर रहे हैं कि जो हल्का बंदियां हैं वो आबादी की बुनियाद पर होनी चाहिए। हालांकि ये मामला, ये किस्सा तो आया ही नहीं, ये मामला मुअख्खर हो गया है। यानी जिन बुनियादों पे वो बात कर रहे हैं ये जाहिर करता है कि हुकूमत ने कल जो जिस सियासी जो पत्ता उन्होंने फेंका है वो काम कर गया। अपोजिशन कंफ्यूज हो गई है, उनको ये नहीं मालूम कि बिल कौन कौन से मंजूर हुए हैं। बिल सिर्फ इंटरनेट वोटिंग और ईवीएम वाला मंजूर हुआ है। ये मामला आगे चला गया है और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहा जा रहा है हम इसको अदालतों में लेके जाएंगे। तो यानी किस बात पे अदालतों में जाएंगे जो चीज मुअख्खर हो गई है? ये बड़ा हैरान कौन है। वैसे सिद्दीक, मैं इसमें आपको कमेंट भी चाहूंगी, आपको क्या लगता है क्या ऑपोजिशन को अभी तक लाइल्मी है? क्योंकि हमने तो कल प्रोग्राम भी किया था कि ये बिल मंजूर हुआ ही नहीं है, स्टिल ऑपोजिशन को किसी ने बताया नहीं है अभी तक कि ये बिल तो मंजूर नहीं हुआ। जो कल उनके साथ हुआ है वो सख्ते में है, इसलिए उनको समझ ही नहीं आई। उनकी आंखों के आगे कल अंधेरा आ गया था पार्लियामेंट में। अंधेरा इसलिए आ गया था, जाहिर है उनके बंदे पूरे नहीं हुए और उन्होंने तौक़ुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली थी। उनको तो इमरान खान की हुकूमत घर जाती नज़र आ रही थी, उनको तो नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा, खुशी शाह वज़ीर आज़म या सादिक वज़ीर आज़म, और उनको तो इक़्तिदार नज़र आ रहा था, उनको तो मिनिस्टर इनक्लेव में अपने घर नज़र आ रहे थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था, इसलिए आज उनसे गलती हो गई है। अच्छा नाज़रीन, आगे मूव करते हैं। कुलभूषण यादव के हवाले से भी बिल मंजूर हुआ, उसके हवाले से ऑपोजिशन नाज़रीन ये कह रही है कि शायद कुलभूषण को एनआरओ दे दिया गया है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर भी मच रहा है, हम देख रहे हैं। अदिल, क्या आपको लगता है कि वाकई में इस बिल में एनआरओ दे दिया गया है और ये जो बिल मंजूर हुआ है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे बेसिकली ये बिल, मैंने जब इस बिल को पढ़ा, ये जब बिल मंजूर हुआ मैंने भी उसके बाद ही पढ़ा, इससे पहले मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुलभूषण यादव जो मासूम पाकिस्तानियों का कातिल, जो मैं समझता हूं कि जिसका पकड़ा जाना, हाजिर सर्विस नेवल ऑफिसर, इंटेलिजेंस का उनका एक ऑफिसर इस तरह पकड़ा जाना, ये तारीख में कभी कभी होता है। जुर्म भी किया। ये हमारी पाक फौज और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI जो आंखें खुली रखती है तो हमारा मुल्क महफूज होता है, उन्होंने जब इसे रंगे हाथों पकड़ा, उसके बाद इसने इकबाले जुर्म किया कि मैंने ये किया, इस तरह दहशतगर्दी कराई है, उसके बाद इसे सजाए मौत हुई, उसके बाद मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया। अब यह समझने की जरूरत है, आलमी अदालत इंसाफ ने यह कहा कि इसे रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का फोरम फराहम किया जाए। रहम की अपील। अच्छा नहीं, रहम की अपील एक अलग चीज है। इन्होंने कहा है कि इसे नजरसानी का हक दिया जाए। अच्छा, अब इसे नजरसानी का हक, अपोजिशन ये कह रही है कि उसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी
फौजी अदालतों के फैसले पेशावर हाई कोर्ट में उन पे अपीलें होती रही, अपोजिशन ये कह रही है कि कानून क्यों बनाया जा रहा है पर्सन स्पेसिफिक। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो ये है कि कुलभूषण यादव अपील का हक इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इनकार कर चुका है, क्योंकि उसकी रहम की अपील अलग से जो है वो पड़ी हुई है और वो कह रहा है कि मैंने अदालत में अपील नहीं करनी। कुलभूषण ये कह रहा है अब जबरदस्ती तो उसे अपील करवा नहीं सकते। भारत को जब कहा तो भारत ये कहता है कि वो जी हमारी जो सॉवरेन इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज होगी यहां की अदालतों में इस तरह आके। फिर कभी वो कहता है कि हमें कोई बाहर का वकील करने दिया जाए, हमारे कानून ये कहता है कि बाहर के वकला आके यहां की अदालतों में पेश नहीं हो सकते। भारत इसको जान के डिले कर रहा है, हालांकि वो अपने दीगर 4 शहरियों के मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भारत अपना वकील मुकर्रर करता है। इसके मामले पे नहीं किया गया। इसके मामले पे भारत का पूरा एक प्लान है कि हम दोबारा से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं, दोबारा से कहें कि देखें पाकिस्तान ने कंप्लायंस ना की। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन ये जुबान किसकी बोल रही है, किसको खुश कर रही है। नहीं बड़ा साहब, आप थोड़ा सा माजरत के साथ वो जरा उसकी वजाहत कर दें कि जो पहले जिनकी पेशावर हाई कोर्ट में गई अपीलें जी उनकी जा सकती हैं तो इनकी क्यों नहीं जा सकती, इसके लिए कानून साजी क्यों करनी पड़ी? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सदीक साहब आपने ये पूछी है। देखें, जब कोई शख्स कन्विक्टेड है वो अपील करेगा ना सदीक साहब, वही करेगा ना। आप या मैं तो नहीं उसकी जगह कर सकते, हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं जाके अपील कर सकती। अब हमारे कानून में ये प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। कुलभूषण अपील का हक इस्तेमाल करना नहीं चाहता, इंडिया जान के इसको डिलेइंग टैक्टिक्स से इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ वो एक और वो जो है बना रहा है, स्क्रिप्ट बना रहा है। अब इसमें हम चूंकि जेन्युइनली उस पर इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, और इस कानून में क्या लिखा हुआ है, ये जो बिल मंजूर हुआ है इसमें लिखा हुआ है कि जो काउंसलर ऑफिसर है उस मिशन का यानी पाकिस्तान में वो कर सकेगा अपील फाइल, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या काउंसलर ऑफिसर या सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस वो रिव्यू या अपील फाइल कर सकेंगे। यानी अगर कुलभूषण और भारत ये अपील का हक इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब ये सवाल कि जल्दी क्या है जी, अपील का हक वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। कुलभूषण यादव को जो सजाए मौत हुई है वो अदालत, जो आलमी अदालत ने ये कहा है कि जब तक इसको ये रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का फोरम नहीं फराहम किया जाता उस वक्त तक इस पर अमल रोका जाए। तो यानी ये मामला तो अब महीनों क्या बरसों चलता रहेगा। तो भारत तो अपने प्लान के मुताबिक काम कर रहा है। अच्छा, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है सदीक साहब, कि ये जो कह रहे हैं कि कुलभूषण को हुकूमत एनआरओ दे रही है, क्या जिन इदारों ने इस दहशतगर्द को पकड़ा है और ये दुनिया में तारीख रकम की है, क्या हुकूमत उन्हें बाईपास करके कोई एनआरओ देने जा रही है? उन्हें नहीं मालूम ये जो कानून साजी होने जा रही है। ये क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है वो पाक फौज या इदारों के, यानी वो जिन्होंने इतने बड़े दुश्मन और हाजिर सर्विस जासूस को पकड़ा है, तो इसका मतलब है कि इदारों को भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है कि ये रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का फोरम फराहम ना किया। अब वो दोनों, भारत भी नहीं अपील का हक ले रहा, वो भी कुलभूषण भी नहीं ले रहा, तो अब इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को ये इख्तियार दिया गया है कि उस सूरत में अब ये अपील कर सकेंगे। और अभी तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला चल रहा है, ये अभी तक कई महीनों से सिर्फ इसीलिए डिले होता जा रहा है कि पाकिस्तान जेन्युइनली इस पे बड़ी नेक नियति से इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन भारत की टाल मटोल की वजह से ये मामला वो दोबारा आईसीजे में ले जाए। और ये मैं हैरान हो गया कि ये कानून पढ़ के कि ये कानून लाना आईसीजे के जो जजमेंट है उस पर इंप्लीमेंटेशन के लिए वाकई बहुत जरूरी था। नाजरीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद नाजरीन हम बात मुस्लिम लीग नून साबिक जज राना शमीम के हलफनामे पर क्यों शोर मचा रही है, आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंसाइट शेयर करेंगे, साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन, मुस्लिम लीग नून साबिक जज राना शमीम के बयाने हल्फी पर जो उनका हलफनामा सामने आया है उस पर काफ़ी शोर मचा रही है और कहा यह जा रहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक और हलफनामा भी है, वो है साबिक जज मरहूम अरशद मलिक साहब का। उस पर नून लीग खामोश है, उस पर बात नहीं होती है। अदिल, ऐसा क्यों है? अगर राना शमीम साहब वाला बयान हल्फी आता है सदीक तो उस पर शोर मच जाता है, उस पर कहा जाता है कार्रवाई भी की जाए, लेकिन अगर वही हलफनामा अगर हम बात करें साबिक जज मरहूम अरशद मलिक साहब की, उस पर खामोश होती है। ऐसा क्यों है?
बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये आज स्टोरी बनाई है किस्मत खान ज़िमरी साहब ने कि एक मुस्लिम लीग नून के नज़दीक एक हलफनामा हलाल है और एक हलफनामा हराम है। वो एक को अच्छा समझते हैं, एक को बुरा समझते हैं। एक पे समझते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरे पे समझते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और ये क्लासिक केस है देखने के लिए कि शरीफ ख़ानदान का तरीका वारदात क्या है, जो अरशद मलिक मरहूम ने बयान अल्फी दिया था। इसका मैं वैसे तो बहुत लंबा बयान अल्फी है, चंद पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। वो ये बताते हैं कि जब उनकी तकर्री की गई एहतसाब अदालत में तो उनके तल्लुकात थे नून लीग के दो लोगों से, एक महर जेलानी और एक नासिर जंजुआ। उन्होंने उनसे रब्ता किया और उन्होंने उनको आकर कहा कि जी आपको नून लीग की एक बासर शख्सियत ने लगवाया है यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर ये मेहरबानी किया। वो बासर शख्सियत कौन थी उसका उनका नाम आगे आएगा। उसके बाद वो उन्होंने कहा ये मुख्तलिफ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे पास नवाज शरीफ और उनके बेटों के रेफरेंसेज आए तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इनको बरी करें। उसके लिए मुझे लालच भी दी गई, मुझसे मुतालबात भी किए गए, मुझे तरगीबात भी दी गई, धमकियाँ भी दी गई, हर तरह के इन्होंने हथकंडे इस्तेमाल किए। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे आगे बताया कि हमने वो जो आपको पहली मुलाकात में बताया था ना कि एक शख्स ने आपकी सिफारिश की थी कि आपको एहतसाब अदालत का जज लगाया जाए, वो शख्स कोई और नहीं मियाँ नवाज शरीफ थे। उसके बाद आज जनाब उन्होंने कहा जब दलाइल चल रहे थे, ट्रायल दलाइल के मरले में था, तो उस वक्त जनाब इन्होंने मुझे माली पेशकश की। उन्होंने कहा कि आप जो मांगे नवाज शरीफ आपको देने को तैयार हैं। आपको पता है मियाँ साहब जलसों में भी जहाँ जाते थे कहते थे जेब भर के लाया हूँ, मांगो क्या मांगते हो, मैं देने को तैयार हूँ। बादशाह थे ना, आवाम के लिए तो बनता है ना। बिल्कुल आवाम के लिए बनता है जिस तरह की उन्होंने चीज़ें की हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि आप जिस मुल्क में कहेंगे उसी मुल्क में आपको अदायगी हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने यहां तक किया नासिर जंजुआ साहब ने उनको मुलाकात में कि उनके पास फौरी तौर पर यूरो करेंसी में कैश मौजूद है जो कि 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए के बराबर बनते थे। उन्होंने कहा कि इस कैश में से 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर यूरो करेंसी इस वक्त बाहर उनकी कार में मौजूद है और बाकी वो उनको ट्रांसफर कर देंगे। अब आ जाए जनाब, वो कहते हैं कि जब मैंने पैसे लेने से इनकार किया फिर मुझे उन्होंने कहा कि आपको नुकसान भी पहुंच सकता है, जान से मारने की धमकियां भी दी गई। फिर वो कहते हैं कि जब इससे भी काम ना चला तो असल वारदात अब आ गई। वो कहते हैं कि फरवरी 2019 के वक्त में मेरी खुरम यूसुफ और नासिर भट्ट से मुलाकात हुई। गुफ्तगू के दौरान नासिर भट्ट ने मुझसे पूछा क्या नासिर जंजुआ ने मुझे मुल्तान वाली वीडियो दिखाई है। मुझे इस जुमले की फौरन समझ नहीं आई और मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धमकियां अमेज अंदाज में कहा कि चंद दिन में आपको वीडियो दिखा दी जाएगी। फिर वो कहते हैं कि इसके फौरी बाद मियां तारिक और उनका बेटा मुझसे मिलने आए जिनसे मेरी पुरानी वाकफियत थी। जब मैं 2000 से लेकर 2003 तक मुल्तान में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रहा, मियां तारिक ने मुझे खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की गई साजबाज शुदा गैर अखलाकी वीडियो दिखाई जो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में थी और कहा कि ये वो कुछ है जो आप करते रहे हैं। फिर मुझे इस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किया गया। उसके बाद कहते हैं कि मुझे कहा गया कि आप नवाज शरीफ के लिए एक ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं जिसमें आप नवाज शरीफ को कहें कि आपसे गलती हो गई है। फिर वो कहते हैं कि जब मैं ये नहीं माना फिर उन्होंने मुझे वीडियो पे ब्लैकमेल करके और नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात करवाई और मुझे कहा कि चलें आपने सजा तो जो देनी थी दे दी है, आप ऐसे करें कि आप अपील में इनपुट दे दें कि अपील में हमें क्या चीज़ें पॉइंट उठाने चाहिए जिससे नवाज शरीफ बरी हो सकते हैं। उस पर वो कहते हैं मैं ब्लैकमेल हुआ और मैंने जो है वो उनको पॉइंट्स बता दिए और उसकी उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके और जारी कर दी। अब आ जाएं आखिरी हिस्से पे। ये सबसे शर्मनाक बात है, यही करता है शरीफ खानदान, ये इनका तरीकाकार है। वो कहते हैं कि 28 मई 2019 को मैं अपने खानदान के हमरा उम्र की अदायगी के लिए सऊदी अरब गया। 1 जून 2019 को इशा की नमाज की अदायगी के बाद मस्जिद नबी के बाहर मुझसे नासिर भट्ट मिले और मुझसे कहा कि मैं हुसैन नवाज शरीफ से मिलने के लिए उनके साथ जाऊँ। जब मैंने उस मुलाकात से इनकार किया तो एक बार फिर मुझे मुख्तलिफ धमकियाँ दी गई कि मुझे एक जो है वो एक क्लिक पे एक कॉल पे मुझे जो है वो रुसवा करवा दिया जाएगा और मेरे खिलाफ बहुत कुछ किया जाएगा। वो कहते हैं कि फिर मैं चला गया हुसैन नवाज से मिलने। हुसैन नवाज का लहजा और तर्ज अमल जारहाना और धमकियाँ में था। हुसैन नवाज ने मुझे 50 करोड़ रुपए कैश रिश्वत के साथ ये पेशकश की कि मुझे और मेरे पूरे खानदान को बरतानिया, कनाडा या मेरी पसंद के किसी भी मुल्क में सेटल किया जाएगा। मेरे बच्चों को नौकरियां और मुनाफा बख्श कारोबार शुरू करके दिए जाएंगे और उन्होंने कहा कि इसके बदले आपने सिर्फ एक काम करना है, आप इस्तीफा दे दें जज की हैसियत से और आप कहें कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने नवाज शरीफ को गलत जो है वो फैसले सुनाए हैं। तो ये जनाब सिद्दीक साहब ये बताएं कि मरहूम जज का ये बयान हल्फी सामने ना आता तो फिर जो वीडियो स्कैंडल आया था वो वीडियो स्कैंडल भी इसी आबोताब से बल्कि इससे ज़्यादा आबोताब के साथ आया था। इसमें तो शायद पीछे रह के स्टोरी आगे आ गई और उसके मकासद हमने बताया कि बरतानिया में भी हासिल करने थे, उसके मकासद यहाँ भी अदालती फैसले में भी आ गया कि एक चलती हुई कार्रवाई पे ये जो भी स्टोरी आई और ये जो बयान हल्फी अभी आया राना शमीम साहब का। लेकिन उससे पहले जो अरशद मलिक साहब वाला वीडियो स्कैंडल आया था वो ज़्यादा आबोताब से आया था।
लेकिन वो क्यों कोलैप्स कर गया था आपके ख्याल में, जब ये बयान हल्फी आ गया था, अरशद मलिक साहब ने जो फिर बयान हल्फी दे दिया, उसके बाद वो सारे मामले पे इसलिए शरीफ खानदान उसको अपने हक में इस्तेमाल नहीं कर सका था? उसकी वजह यह है कि एक तो ये बयान हल्फी और दूसरी वजह ये थी कि वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ उन्होंने पेश ही नहीं किए अदालत में, क्योंकि वो पेश नहीं कर सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि वो डॉक्टर थी, एडिटेड थी। अच्छा। और अगर उनको रिलीफ लेना था तो उनको वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ साबित उनको इस्लामाबाद कोर्ट में लेके जानी चाहिए थी, जो कि वो नहीं लेके गए। उनको पता था कि वो साबित नहीं कर सकते, और उनके जो है कोई ऐसे सबूत भी उनके पास नहीं थे कि ये सारी बातें उसी तरह से हैं जिस तरह से वो उसको पोर्ट्रे कर रहे थे। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट जो जज मरहूम अरशद मलिक साहब का हलफनामा सामने, ऐसे बहुत सारी ऐसी बातें जो शरीफ खानदान के अपने खिलाफ थी, इस वजह से उसको ज़्यादा उस पर बात नहीं की जाती और वो खामोशी थी। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद नाज़रीन हमारे साथ मौजूद होंगे शमीमुर रहमान मलिक साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं। उनसे जानेंगे जो जॉइंट सेशन के अंदर जो बिल्स मंजूर हुए, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं या नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शमीमुर रहमान मलिक साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम को अपना टाइम दिया। सर ये बताइएगा, इस वक्त बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, जो बिल्स मंजूर हुए हैं पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में, उनको ऑपोजिशन करिए कि हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। खासकर अगर हम बात करें ईवीएम और आई वोटिंग के हवाले से, तो क्या ये पॉसिबल है कि जो बिल्स पार्लियामेंट के अंदर मंजूर होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सके? जी देखिए, पार्लियामेंट का अपना दायरा इख्तियार है और सुप्रीम कोर्ट का अपना दायरा इख्तियार है। वैसे तो उसूली तौर पे दोनों को अपने अपने दायरा इख्तियार में रहना चाहिए, और आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट उन मामलात में इंटरफियर नहीं करते जो टोटली पार्लियामेंट का एक दायरा इख्तियार है। लेकिन इसमें जो आपने बिल पास हुआ उसमें देखिए सिर्फ ये उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन्स जो हैं वो इस्तेमाल होंगी इलेक्शंस में। शायद इस स्टेज पे तो उसको अगर ये चैलेंज करे भी कोई, तो शायद मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को टर्न डाउन नहीं कर देगी, बिकॉज जब तक ये नहीं आ जाता कि वो किस तरह इस्तेमाल होंगी। मसला ये इस चीज़ पे आएगा कि वो इस्तेमाल किस तरह होंगी, और वो तय करना है इलेक्शन कमीशन ने। वो मशीन्स कहाँ से बनेंगी, वो कौन चलाएगा, उनकी ट्रेनिंग्स कैसी होंगी, किस तरीके से वो पाकिस्तान सारे में। देखिए अभी हमारे यहाँ हाई कोर्ट बार का इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट बार का, वो हम इसी से करवा रहे हैं। लेकिन वो एक ये बताइएगा शमीम साहब, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये इलेक्शन एक तो करवा चुके हैं, इस पर हम 4-5 इलेक्शंस करवा चुके हैं। कैसा तजुर्बा कैसा था ईवीएम का? वहां पर कोई मसाइल आए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आए, कोई हैकिंग शैकिंग की किसी ने कोई कोशिश की? ये जरूर बताइएगा। इंटरनेट से कनेक्टेड होती है? जी नहीं, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है हमारा इलेक्शन, और वो एक छोटा इलेक्शन है जिसमें कुछ 7-8-9 हज़ार 10 हज़ार वोट पड़ता है। उसका मेरा ख्याल शायद हम कंपैरिजन इससे ना कर सकें, बिकॉज वहाँ पे जो ट्रेंड लोग हैं वो मौजूद थे जो कि उसको करते हैं, और लोगों को वो, हालांकि वो तमाम लॉयर्स हैं, लेकिन उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो आगे बताएं लोगों कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल करना है। ये चूँकि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन है, किसी देहात में भी होना है, कस्बे में भी होना है, बड़े शहर में भी होना है, तो इसमें ये बहुत सारी कम्प्लेक्सिटीज आएंगी। मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे अगर सुप्रीम कोर्ट जाए तो कुछ मिल जाए, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई प्रोसेस ऐसा हो जिससे आप ये इस्टेब्लिश कर सकें कि इस प्रोसेस के साथ फेयर एंड फ्री इलेक्शन मुमकिन नहीं होगा, इसके साथ रिगिंग के चांसेस हैं, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो इलेक्शन का जो एक प्रोसेस है, तो फिर शायद सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई इंटरफियर करे या कोई डायरेक्शन दे। हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अवाम ने तो वोट, अगर ये हक मिल गया है, अगर इलेक्शन कमीशन भी इंप्लीमेंट कर देता है तो 2023 में जाके वोट डालेंगे। आपका तजर्बा कैसा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करने का, और ये मशीन कहां से आई थी? इलेक्शन कमीशन ने दी थी, हुकूमत ने दी थी, आप लोगों ने खुद प्रोक्योर की थी? इस हवाले से बताइएगा। जी वो सारा हमारा सिस्टम जो इलेक्शन कमीशन उसके पास होता है, लेकिन अब मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे जो लोग हैं, लॉयर्स जो हैं, पाकिस्तान में वाहिद कम्युनिटी हैं जो हर साल 3-4 बार वोटिंग करती हैं, और जंग हो जाए, सैलाब आ जाए, हमारा इलेक्शन नहीं रुकता। और ये पाकिस्तान में अगर डेमोक्रेसी है तो सिर्फ लॉयर्स में है, और वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। थोड़ा सा मसला ये हुआ कि जब ये नया आया उस पर बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने उस पर एतराज़ात उठाए। उसका हल फिर हमने ये किया कि तमाम जो वोट डालने जाता है शख्स, उसका एक हार्ड कॉपी भी उसके पास आती थी, और वो हार्ड कॉपी भी वहाँ पे कास्ट करता है। ये तो जनरल इलेक्शन में भी ऐसा ही होगा। लेकिन जनरल इलेक्शन में इलेक्शन पिटीशन 5 साल डिसाइड नहीं होती, अगला इलेक्शन हो जाता है, उस वक्त तक इलेक्शन पिटीशन डिसाइड नहीं होती। हमारे यहाँ इलेक्शन पिटीशन का रवाज ही नहीं है। अच्छा, रिजल्ट क्या उसी के बाद फौरन आ गया? जी विद इन फ्यू मिनट्स जो है वो रिजल्ट आ जाता है। उसमें टेक्निकल इशू इस तरह कोई प्रॉब्लम अगर कोई चैलेंज करेगा तो फिर वो मौजूद है कि वो जो हार्ड कॉपी है वो भी होगी। लेकिन हमारे जनरल इलेक्शन में प्रॉब्लम ये है कि वो जो इलेक्शन लॉज हैं वो आपके सामने है कि इलेक्शन पिटीशन चलती है, और नया इलेक्शन आ जाता है और वो पिटीशन डिसाइड नहीं होती।
उसको भी आपको फिर कोई मैकेनिज्म इसका ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि जो हमारा वो फौरन मैकेनिज्म फैसला है, हो। जो कानून है, वो नॉर्मल इलेक्शन जो पहले होते रहे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत है, जिसमें कहा गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है वो मेक श्योर करवाने हैं। लेकिन अगर आप क्या समझते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए क्या कानून साजी कुछ डिफरेंट करनी पड़ेगी हमें, उसके प्रोसेस को भी कुछ तब्दील करना पड़ेगा, या वो ओके है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए सिस्टम तो वही रहेगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको तरीकाकार में आपको यकीनन बहुत सारे SOPs या रूल्स कुछ बनाने पड़ेंगे। उसमें वो जो लोग जिन्होंने हैंडल करना है वो कैसे ट्रेन होंगे, मशीनें कैसे आएंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद है मशीन्स की, और लोगों को भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी पड़ेगी। जिन मुआशरों में ये शुरू भी हुआ, काफ़ी टाइम लगा लोगों ने वो सिस्टम बनाए। और मैं ये ख़ास तौर पर ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा, देखिए लीगली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने लॉ पास कर लिया। इखलाकी तौर पर मसाइल हैं, पॉलिटिकली मसाइल हैं। यानी जब कि इस तरह की अच्छा, जी, सर, जी। लास्ट टाइम है शमीम साहब, बहसियत वोटर आपकी क्या राय है? आप बहसियत कानून साज या बहसियत कानून दान नहीं, बहसियत वोटर आपकी क्या राय है कि EVM आना चाहिए? आपका तजर्बा कैसा रहा, उसकी बुनियाद पे बताएं। बतौर वोटर और बतौर पाकिस्तानी मेरी ये सबसे पहली ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे जो इलेक्शन है हमारा, ये ज़्यादा शिफा। आज तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं आया जिसमें लोगों ने ट्रस्ट किया हो, और हमसे सीखे। मैं आपसे अर्ज करूँ, आप चूंकि हम सुन रहे हैं, हम सब जो हमारा जो लूजिंग कैंडिडेट है वो कंग्रेचुलेट करता है विनिंग कैंडिडेट को। अगर काश वो आ जाए, और उसमें मैं आपसे अर्ज करूँ, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, ये बिल्कुल नया सिस्टम है, इसको जरूर आजमाया जाना चाहिए, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जरूर दूर होने चाहिए। लास्ट 2 मिनट में चाहूंगी कि वकला कम्युनिटी क्या किस तरह से देख रहे हैं, जो साबिक जज ने जो उनका राना शमीम साहब का जो बयान हल्फिया आया है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए उसको टेक्निकली जो है वो अगर देखा जाए तो उसकी कोई लीगल इंप्लीकेशंस नहीं है, ना वो विटनेस है, ना उनकी स्टेटमेंट कोर्ट में हो रही है, ना उनका उस केस पर कोई असर पड़ेगा, ना किसी और केस पर कोई असर पड़ेगा। पॉलिटिकली इसको देखें, बिल्कुल इसकी इंप्लीकेशंस हैं। अगर आप देखें उसमें जितनी इसमें हाइप क्रिएट हुई है, एक केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, तो ज़रूर कह सकते हैं। और अगर जज साहब रिक्यूज़ कर देते हैं वो केस सुनने से, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब चूंकि उन्होंने रिक्यूज़ भी नहीं किया, वो इस केस को सुन रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि उनके ऊपर जिस तरह कल प्रोसीडिंग्स चल रही है, मेरा ख्याल है उन्होंने इसका असर भी नहीं कर सकेंगे इसके इम्प्लीकेशंस को। जी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ज़रूर हैं, चूँकि इससे एक तासुर एक ऐसा कायम हुआ है जिससे ये लगता है कि शायद वो फेयर ट्रायल नहीं हो रहा या फेयर केस नहीं चल रहा। लेकिन मैं समझता हूँ लीगली स्पीकिंग तो इसकी कोई इम्प्लीकेशंस नहीं है। और जो राना शमीम साहब 2-3 साल खामोश रहे, अचानक से बयान हल्फी आता है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है आपके सामने, जो प्रोसीडिंग्स चूँकि शुरू हो गई हैं, तो वहाँ पे मैं शायद कोई राय ना दे सकूँ, लेकिन इसमें अगर कोई इस तरह की दोनों तरफ से बात चल रही है, उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स की बात भी चल रही है, और दूसरी ये भी चल रही है कि अगर इस तरह की एलिगेशन आ गई है तो उसको भी इंक्वायर होना चाहिए, और इसको ज़रूर किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचना चाहिए, ताकि इस तरह के मामला आगे ना हो जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हमारी अदलिया के वक़ार पर जो असर पड़ता है। मैं ये समझता हूँ कि अगर अदलिया का वक़ार ख़त्म होगा या कम होगा तो ना मेरे फ़ायदे में ना किसी और के फ़ायदे में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीर रहमान साहब, अपने प्रोग्राम को टाइम देना। टाइम खत्म हो चुका है, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।